पुराना को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं और जी हाँ, वीडियोस को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस ट्यूटोरियल में। आज इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे माया के कुछ बेसिक्स, एनिमेशन की सेटिंग्स और बात करेंगे कुछ टूल्स के बारे में और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो एनिमेशन में हमारे यूज़ होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक फ़ाइल प्रिपेयर करके रख रखी है कि आज हम क्या क्या इस सेशन में कवर करेंगे। तो इसका सबसे पहला एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर 3D एनिमेशन। सो कंप्यूटर एनिमेशन is the process used for digitally generating animated images into sequence. Animating objects that appear in a three-dimensional space, they can be rotated, scaled and moved like real objects. इस सेशन में हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक है टाइमलाइन, दूसरा है की फ्रेम, तीसरा है चैनल बॉक्स, फोर्थ है प्ले ब्लास्टिंग, फिफ्थ है टाइम स्लाइडर प्रेफरेंस सेटिंग्स। तो आइए हम अपने पहले से स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा टाइमलाइन है। तो जब भी आप माया ओपन करते हैं तो इस तरीके की आपको पूरी विंडो मिलती है। इस विंडो में आप हमेशा देखते होंगे कि नीचे की तरफ में हमें ये कुछ ऐसा मिलता है। तो ये जो हमारी है, ये जो हमारा एरिया है जहाँ पे 1 से लेकर 24 तक लिखा हुआ है, ये हमारी टाइमलाइन है, राइट। इस टाइमलाइन के अलावा भी यहाँ पे एक चीज़ है, ये हमारा टाइम स्लाइडर है, जिसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हैं 1, 1, 20, 24। तो ये क्या है? जब बिगनिंग में हम होते हैं तो ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है हमारे लिए, तो इसको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको एक बॉल का एनिमेशन करना है और उसकी टाइमिंग है 2 सेकेंड और आप उसको करना चाहते हैं 24 फ्रेम्स पे, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स जो यूज़ होंगे वो 48 हमारे होंगे। तो उस 48 फ्रेम को हम असाइन करते हैं अपने पहले फ्रेम और लास्ट फ्रेम के अकॉर्डिंग, यानी कि टोटल नंबर्स ऑफ फ्रेम। तो यहाँ पे एक चीज़ दी हुई है, तो यहाँ पे ये एरिया होता है हमारे स्टार्टिंग नंबर्स ऑफ फ्रेम का, और ये जो एरिया होता है हमारा एंड नंबर ऑफ फ्रेम्स का। तो यहाँ पे अगर मैं 0 कर दूँ, आप इसको 1 भी रख सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कि आपका एनिमेशन फर्स्ट फ्रेम से स्टार्ट होगा या आपका एनिमेशन 0 फ्रेम से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये हम डिफाइन कर रहे हैं अपने टोटल नंबर्स ऑफ फ्रेम्स को। तो और यहाँ पे है हमारा एंड पार्ट, तो यहाँ पे मैं 48 अपना रखूँगा। तो अभी मेरी जो एनिमेशन की जो पूरी फ्रेम की जो टाइमिंग हो गई वो 2 सेकंड हो गई और 48 मेरे पास यहाँ पे फ्रेम्स आ गए। इसको मैं अपने टाइम स्लाइडर से आप स्लाइड कर सकते हैं और देख सकते हैं। अब इसके अलावा यहाँ पे भी 0 दिखा रहा है और यहाँ पे कुछ 19 शो कर रहा है। ये क्या है? ये हमारा शो कर रहा है कि हमारे टाइमलाइन पे कितने फ्रेम्स विजिबल होंगे और हमें कितने फ्रेम्स को यहाँ पे अपने प्रेजेंट रखना है। और जैसे कि मुझे यहाँ पे फ्रेम 1 से लेकर और फ्रेम 24 तक मुझे वर्क करना है, तो मैं यहाँ पे अपना स्टार्टिंग नंबर ऑफ फ्रेम और अपना एंडिंग नंबर ऑफ फ्रेम मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ और मैं उतने पार्ट में काम कर सकता हूँ, और इस टाइम स्लाइडर से मैं आगे स्लाइड कर सकता हूँ, राइट। तो ये था हमारा टाइमलाइन का बेसिक। दूसरा जो हम लोग के पास है वो है की फ्रेम्स। तो चलते हैं माया में। तो की फ्रेम्स के बारे में अगर बात करें तो की फ्रेम को किस तरीके से असाइन करते हैं, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा
चैलेंज तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, एज ए बिगनिंग में जानना बहुत ज़रूरी है। कई तरीके से कीज़ को हम जनरेट कर सकते हैं, अपनी की फ्रेम हम असाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल 48 कर देता हूँ कि मेरे सारे नंबर्स ऑफ फ्रेम मेरे को यहाँ पे शो हों। और चलिए मैं यहाँ पे एक स्फेयर ले लेता हूँ और W प्रेस करके हम अपने ट्रांसफॉर्म टूल को हम एक्टिवेट कर सकते हैं। और जैसे कि मुझे यहाँ पे इसमें की असाइन करने हैं, तो की असाइन करने के लिए सबसे एक सिंपल शॉर्टकट है, वो है S। मैं जैसे ही S प्रेस करूँगा, आपने देखा यहाँ पर एक रेड कलर की बाहर सी क्रिएट हो गई, एक लाइन क्रिएट हो गई। इसका मतलब हमारी की फ्रेम असाइन हो चुकी है। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से थोड़ा सा आगे मूव करना है और मैं चाहता हूँ कि 10 फ्रेम तक ये आगे मूव करके जाए और फिर से मुझे यहाँ पे की प्रेस करनी है। तो मैं अगेन शॉर्टकट अपना S प्रेस करूँगा, तो ये यहाँ पे एक और की फ्रेम हमारा असाइन हो गया। और जब आप इसको इस तरीके से टाइम स्लाइडर पे ऐसे स्लाइड करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट आपको मूव होता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे एक ये तरीका था। दूसरा तरीका जो की फ्रेम असाइन करने का है कि मुझे वापस से यहाँ 20 फ्रेम पे ये वापस यहाँ पे चला जाए, हमें की असाइन करनी है। तो मैं राइट क्लिक करूँगा अपना और यहाँ पे राइट क्लिक करने से यहाँ पे की, और यहाँ पे शॉर्टकट शो नहीं कर रहा है की असाइन करने का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ चैनल बॉक्स में से आकर की सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका यही है कि आप यहाँ पे शो करें, अगर यहाँ पे आपको की सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो राइट, आप यहाँ पे की सेलेक्ट लगा सकते हैं। अपने चैनल बॉक्स में यहाँ जाइए और की सेलेक्ट कर दीजिए। तो ये स्पेसिफिकली चैनल बॉक्स के अंदर हमारा की असाइन हो गई। और एक तरीका है कि आपको बार बार आपको की असाइन करनी पड़ रही है और आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ अपना एनिमेशन करता जाऊं और मेरी कीज़ मेरे मूवमेंट के अकॉर्डिंग लगती जाए। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे होता है ऑटो की फ्रेम। इसको आपको ऑन करना पड़ेगा। मैं जैसे ही इसको ऑन करूँगा और मैं इसको जैसे ही अपने टाइम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आगे लेकर जाऊँगा और मैं यहाँ लेकर जाऊँगा तो ऑटोमेटिकली एक की जनरेट कर देगा। मैं इसको यहाँ से लेकर थोड़ा आगे बढ़ा जैसे, तो इसने यहाँ पे अपना की फ्रेम असाइन कर दिया। और इस मूवमेंट को आप होते हुए चैनल बॉक्स एडिटर के अंदर भी देख सकते हैं। और आप चाहें तो यहाँ पे जितने ये बाकी जो ये कीज़ लगी हैं, आप इनको ब्रेक भी कर सकते हैं। अगर यूज़ नहीं हो रहा है आपका, तो इसके लिए करना क्या होगा कि आप यहाँ पे जाइए, सेलेक्ट कीजिए और ब्रेक कनेक्शन आप कर दीजिए। तो इससे आपको हेल्प मिलेगी ग्राफ एडिटर के अंदर। आपका बहुत ही क्लीन एक वर्क फ्लो रहेगा और आपकी कीज़ क्लीन रहेगी और उसमें आप टेंजेंट्स पे अपने बहुत ही फ्लो से आप काम कर पाएंगे। तो ये स्टार्टिंग में गुड प्रैक्टिस होती है एक, कि जिस एक्सिस में और जहाँ पर भी आपने की फ्रेम को असाइन किया है आप उसको रहने दें और बाकी को आप कनेक्शन आप ब्रेक कर दें। तो तीसरा जो हम लोगों का यहाँ पे है चैनल बॉक्स। चैनल बॉक्स में हमारे सभी इंफॉर्मेशंस शो करती हैं। जैसे कि मैं इसको यहाँ आगे थोड़ा मैंने बढ़ाया तो यहाँ पे ट्रांसलेट x की वैल्यू, क्योंकि मैं x डायरेक्शन में इसको मूव कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पे ये शो कर रहा है। और अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पे आके कि ये रोटेट करे, बट अभी यहाँ पे की हट चुकी है, बट मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा आगे आए और ये यहाँ टाइमिंग पे थोड़ी सी यहाँ पे टाइमिंग पे रहे और ये यहाँ पे थोड़ा रोटेट कर जाए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे की सिलेक्टेड करूँगा। मैंने यहाँ पे की असाइन कर दी और मैं इसको थोड़ा सा मैंने इसको रोटेट कर दिया तो ये यहाँ पे
और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाए और ये यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे वापस रोटेट कर जाए। तो आप देखेंगे तो ये उस पोजीशन में वहीं पे रोटेट कर रहा है। तो ये मैंने ऑटो की ऑन की हुई है, इस वजह से उसने अपने आप इसको की सिलेक्टेड कर दिया। लेकिन स्टार्टिंग में आपको, अगर मैं इसको अब Z करना चाहूँ तो यहीं पे मेरे को एक बार की सेलेक्ट देना पड़ेगा और फिर उसके बाद ये ऑटो की मेरी काम करेगी, मेरी ऑटो की उसके बाद काम करेगी कि मैं यहाँ पे आया और ये वापस से यहाँ पे इस तरीके से कर जाए। तो देखिए ऑटो की वहाँ पे मेरी काम कर रही है। राइट गाइस, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग के पास है प्ले ब्लास्टिंग। बहुत ही सिंपल तरीके से हम चीज़ों को कर रहे हैं। ये बहुत ही कोई हार्ड एंड बहुत फास्ट, मतलब कि बहुत अच्छा एनिमेशन नहीं है, बहुत बेसिक तरीके से हम चीज़ों को समझ रहे हैं। तो मान लीजिए आपने कोई एनिमेशन कर रखा है और आपको वो एक रफ वीडियो फॉर्म में चाहिए ताकि आप उसको देख पाएँ और दूसरे लोगों को भी आप दिखा पाएँ। आपको फाइनल रेंडर नहीं करना है और आपको बाद में फाइनल रेंडर करना है, लेकिन आपको एक वीडियो फॉर्म में आउटपुट चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें प्ले ब्लास्ट निकालना पड़ेगा। तो प्ले ब्लास्ट निकालने के लिए आप अपनी टाइमलाइन पे आ सकते हैं और आप कहीं पे भी रहिए और राइट क्लिक करके यहाँ पे एक ऑप्शन होता है प्ले ब्लास्ट, चेकर बॉक्स में जाइए और यहाँ पे प्ले ब्लास्ट ऑप्शन हम लोगों के पास में। कोशिश कीजिए स्टार्टिंग में रीसेट कर लीजिए ताकि सारी सेटिंग्स रीसेट हो जाए। क्या पता पहले किसी ने इस पे काम कर रखा हो और आप उसकी ही सेटिंग्स पे आप काम कर जाएं। तो यहाँ पे फॉर्मेट है AVI और इमेज फॉर्मेट या इमेज सीक्वेंस निकालना चाहते हैं या आप AVI में निकालना चाहते हैं। तो फिलहाल हम इसको AVI रहने देते हैं। एनकोडिंग यहाँ पे है। तो MSC रैम ये एक वैसे तो नन रहता है, बट MSC रैम इसको रखते हैं तो ये क्वालिटी और जो हमारी टाइमिंग होती है उसके बीच में कॉम्प्रोमाइज़ करके एक अच्छा सा एक आउटपुट हमें निकाल कर देता है। आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट क्वालिटी 70 रहती है, यहाँ पे आप इसको 100 भी रख सकते हैं। और डिस्प्ले साइज़ यहाँ पे रहता है फ्रॉम विंडो से, आपको ये जो हमारी विंडो स्क्रीन है यहाँ से आपको चाहिए, या फिर रेंडर सेटिंग्स से जो आपने रेंडर सेटिंग्स में अपनी सेटिंग्स कर रखी हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अपना आउटपुट चाहिए वीडियो का, या फिर कस्टम चाहिए आपको। तो कस्टम भी आप अपने आप यहाँ पे रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको फ्रॉम विंडो रहने देता हूँ। और स्केलिंग वैल्यू यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 0.50 रहती है। आप इसको 1 तक आप इसको लेके जा सकते हैं। 0.50 मैं भी रहने देता हूँ। और फ्रेम पैडिंग यहाँ पे 4 बाय डिफ़ॉल्ट रहती है। और सेव एज यहाँ पे आपको करना रहेगा लोकेशन देने के लिए। और रिमूव टेम्परेरी फाइल्स हमेशा टिक करके रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मूवी फाइल यहाँ पे आपको नेम देना होगा कि क्या नाम रहेगा। तो मैं फ़िलहाल इसको जैसे ही कोई नाम दे देता हूँ, टेस्ट नाम का दे देता हूँ, ब्राउज़ कर देता हूँ कि यहाँ पे डेस्कटॉप पे रहे। और फाइल नेम टेस्ट मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे दे दिया और मैं इसको सेव कर देता हूँ और मैं यहाँ पे इसको प्ले ब्लास्ट करूँगा। तो ये हमारा प्ले ब्लास्ट निकल गया वीडियो फॉर्म में। जैसा आपने जो चीज़ सेलेक्ट करके रखी होगी, अगर आपने इसको सेलेक्ट नहीं कर रखा है तो वहाँ पे वो वीडियो में अनसेलेक्टेड शो करेगा। बट हमें ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा निकालने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे जब आप वीडियो प्ले करेंगे तो यहाँ पे वायर फ्रेमिंग हमारी शो करेगी और बाकी और जो डिटेल्स हैं वो भी हमारी शो करेंगी, जो भी चीज़ें हमारी विंडो के अंदर शो कर रही होंगी। राइट। तो अगला जो हम लोगों के पास है वो है टाइम स्लाइडर प्रेफरेंस सेटिंग्स। ये एक बहुत ही अच्छी हैबिट है कि हम अपनी प्रेफरेंस सेटिंग्स को समझें। तो माया में जो प्रेफरेंस सेटिंग्स हैं वो हमारी यहाँ से ऑन होती हैं। यहाँ पे आप जाएंगे आइकन पे, तो यहाँ पे प्रेफरेंसेस में हमारे टाइम स्लाइडर यहाँ पे सेटिंग्स होती है। इसमें सबसे पहला जो हमारा होता है वो होता है फ्रेम रेट। राइट।
तो यहाँ पे इसके लिए मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जो मैंने प्रिपेयर किया है। तो यहाँ पे 5 में हम लोग की वजह से हम देख रहे हैं टाइम स्लाइडर प्रेफरेंस सेटिंग्स। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है फ्रेम रेट। तो आप सभी लोग फ्रेम रेट से अवेयर होंगे। ये फ्रेम रेट क्या होता है? फ्रेम रेट हमारा फॉर पर फ्रेम सेटिंग्स हमारी होती है, फ्रेम पर सेटिंग्स। तो फ्रेम रेट आप यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये जो रहता है वो 24 पे रहता है, बट आप यहाँ से अपने वर्क फ्लो के अकॉर्डिंग फ्रेम रेट 48,000 FPS तक आप चूज़ कर सकते हैं। और मिनिमम आप जो चूज़ करेंगे वो 2 FPS चूज़ कर सकते हैं। और मैं इसको 24 FPS ही रहने देता हूँ। और यहाँ पे प्लेबैक स्टार्ट और एंड और एनिमेशन स्टार्ट और एंड, ये भी हमें वही चीज़ शो कर रहा है कि हमारा प्लेबैक जो हमारा था कि वो स्टार्टिंग में कहाँ रहेगा और एंड में कहाँ रहेगा, और एनिमेशन हमारा कहाँ स्टार्ट और एंड रहेगा, जो हम लोगों ने यहाँ पे पहले देखा। उसके बाद में यहाँ पे आता है हाइट का ऑप्शन। तो हाइट में ये हमारी टाइमलाइन की हाइट शो करेगा। मैं इसको अगर 2 कर दूं तो आप इसकी देखिए यहाँ पे हाइट इंक्रीज़ हो गई। अगर मैं यहाँ 4 कर दूं तो इसकी और हाइट इंक्रीज़ हो गई। बाय डिफ़ॉल्ट ये 1x रहती है, आप 2x तक इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें रहता है ग्रीज पेंसिल फ्रेम्स। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारे पास, ग्रीज पेंसिल फ्रेम्स। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो सेकंड जो हम लोगों का ये है ग्रीज पेंसिल फ्रेम्स। ये है द ग्रीज पेंसिल offers a clean and non-destructive way to draw 2D sketches on your monitor at various points in time. You can sketch poses or arc of movement or compose shots and backdrops. You can create a single grease pencil sketch to mark up a shot or create in a whole sequence of images and play blast to produce a shorthand drawn movie. तो जैसे कि आप लोगों ने 2D में काम किया होगा, 2D एनिमेशन आप लोगों ने किया होगा, या पेपर पे आप एनिमेशन करते हैं, या आप अपने एनिमेशन के लिए की फ्रेम्स आप निकालते हैं कि हमारे मेन की फ्रेम्स कौन कौन से होंगे। तो क्रीज फ्रेम के भी हेल्प से आप चीज़ों को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए। और अपने एनिमेशन से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जब हम काम करते हैं, तो हमें स्क्रीन पे बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत पड़ती है। हमें नोट्स अलग से किसी कॉपी में ना बनाकर हम स्क्रीन पे ही किसी को हमें बताना हो कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो उस टाइम पे बहुत सारा चीज़ें होती हैं जो ये ग्रीस पेंसिल टूल हमारे पास काम आती है। तो ये जो हम लोगों का ओपन होता है ये हमारी कैमरा टूल्स में, ग्रीस पेंसिल टूल्स हमारे पास कैमरा टूल्स में यहाँ पे ग्रीस पेंसिल टूल्स होती हैं। आप इसको यहाँ चेकर बॉक्स में जाके आप इसको ऑन कर सकते हैं, राइट। अब जैसे कि यहाँ पे दिया है तो आप इसको क्लिक कीजिए, ये आपके एक्टिवेट हो गई। ये 3 टाइप की आपको पेंसिल, ब्रश और मोड़ा ब्रश, ये 3 तरीके के आपको यहाँ पे शो करेगा। तो मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे करना है कि ये मेरी बॉल मैं माउस से ड्रॉ कर रहा हूँ तो अच्छा ड्रॉ नहीं होगा, आप पेन टैप का यूज़ कर सकते हैं। कि मेरा फर्स्ट फ्रेम यहाँ पर रहेगा मेरा एनिमेशन का, और मेरा सेकंड फ्रेम यहाँ पे रहेगा, और उसके बीच में यहाँ पे मेरा ब्रेक डाउन पोज रहेगा, यहाँ पे मेरा एक ब्रेक डाउन पोज रहेगा, और मेरा यहाँ पे एक ब्रेक डाउन पोज रहेगा। तो आप इसको ड्रॉ करके अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग इसको रख सकते हैं, और फिर अपने ऑब्जेक्ट को आप उसके अकॉर्डिंग, मैं यहाँ पे इसको टाइमलाइन में जैसे ये है, अगर मैं आप चाहें तो इसको इस तरीके से डिलीट भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है कि आप शिफ्ट प्रेस कीजिए और इसको रेंज को इस तरीके से कीजिए आगे स्लाइड, और राइट क्लिक करके डिलीट कर दीजिए। तो सारी की सारी अभी फ़िलहाल यहाँ पे डिलीट हो गई। और मैं इसकी भी सेटिंग्स को यहाँ पे अभी सभी को 0 कर देता हूँ, और एक बार फिर से मैं इसको यहाँ पे लेके जाता हूँ और क्रीज फ्रेम को अपने ऑन करता हूँ। तो यहाँ पे ये मेरा, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा नीचे रेक्टेंगल ब्लू कलर का बॉक्स बन गया है। तो यहाँ पे ये आया, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे
48 फ्रेम पे ये मेरा यहाँ पर रहे, राइट। तो रहेगा यहाँ पे, और 24 फ्रेम पे मेरा ये यहाँ पर है, तो ये उसके अकॉर्डिंग ये सेट कर देगा। और जैसे ही मैं इसको यहाँ से आगे, आप यहाँ पे आइए और अपना एस प्रेस करके या असाइन कर दीजिए इसको यहाँ पे। ये मेरा यहाँ पे आया, मैंने इसको असाइन कर दिया, और मैं जैसे ही 48 फ्रेम पे गया तो ये यहाँ पर ब्रेक डाउन पोज हो गया। तो ये यहाँ पे हमारा ये आ गया। तो रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं यहाँ से इस तरीके से। तो इसको प्रॉपर करते हैं। यहाँ पे फॉर 0 पे हमारा यहाँ रहेगा, 48 पे हमारा यहाँ पर रहेगा, बट उससे पहले हमारे ये बॉल यहाँ से ट्रांसलेट करके जाएगी। तो ये हमारा यहाँ पे 24 पे, और ये हमारे यहाँ 48 पे, ये यहाँ पे। तो इस तरीके से आप ग्रीस पेंसिल टूल का यूज़ करके अपने की फ्रेम को असाइन कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे कि ऑन स्क्रीन आपको कोई किसी को बताना हो कि यहाँ पे कुछ चेंज करना है, तो आप उसको यहाँ पे दे सकते हैं कि यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि चेंज करना है यहाँ पे, तो वो पर्सन यहाँ पे चेंज कर सकता है, डायरेक्शन दे सकते हैं आप। तो ग्रीस पेंसिल टूल काफ़ी हेल्पफुल रहता है बहुत सारी सिचुएशन के लिए। और आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास रहता है उसमें प्लेबैक। तो प्लेबैक में यहाँ पे इसको मैं फ़िलहाल बंद कर देता हूँ, और अपने इसको मैं पूरा इसको वापस से डिलीट कर देता हूँ ताकि क्लीन हो जाए। और यहाँ पे इसको मैं वापस से 0 कर देता हूँ। तो हम चलते हैं अपनी प्रेफरेंस सेटिंग्स पे। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ प्लेबैक सेटिंग्स हैं। तो प्लेबैक में सबसे पहले हमारे पास आता है प्लेबैक स्पीड। तो प्लेबैक स्पीड के बारे में जैसे कि यहाँ पे है कि प्ले एवरी फ्रेम 24 × 1 और 24 FPS मल्टीप्लाई बाय 0.5। तो यहाँ पे आप जब भी माया में आएंगे तो यहाँ पे आपको ये तीनों चीज़ें मिलेंगी, और यहाँ पे अदर भी मिलेगा और 2 भी मिलेगा यहाँ पे आपको, राइट। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे बगल में इसके मैं सेट कर लेता हूँ। तो प्लेबैक में यहाँ पे प्लेबैक स्पीड के बारे में हम बात करें, तो अगर यहाँ पे प्ले एवरी फ्रेम अगर हमने चूज़ किया हुआ है तो वो क्या कहता है कि व्हेन सेलेक्टेड ऑल फ्रेम्स इन योर प्ले सीन प्ले अपडेटिंग ईच बिफोर डिस्प्लेइंग द नंबर। कि हमारा फ्रेम यहाँ पे है तो सारे फ्रेम्स को, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, वो सभी फ्रेम्स को एक साथ वो प्ले करके दिखाएगा। और जैसे ही मैं यहाँ पे चेंज कर देंगे हम 24 × 1 पे, तो वो क्या करेगा, व्हेन द सिलेक्टेड योर सीन प्लेस एट द फ्रेम रेंज सेट वर्किंग यूनिट सेशन ऑफ द सेटिंग्स प्रेफरेंसेस। तो यहाँ पे सेटिंग प्रेफरेंसेस में जो आपने फ्रेम रेट सेट कर रखा होगा, ये उतने पे ही उसको कैलकुलेट करेगा और आउटपुट निकाल कर हमें देगा। और अगर मैं यहाँ पे 0.5 मल्टीप्लाई में अगर कर लेते हैं तो वो हमारे इसको क्या करेगा, व्हेन सेलेक्टेड योर सीन प्लेस एज ट्वाइस द स्पीड सेट इन द वर्किंग यूनिट सेशन ऑफ द सेटिंग प्रेफरेंसेस, राइट। और भी यहाँ पे है कि इसको आप मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसको प्ले एवरी फ्रेम पे ले जाकर रहने देता हूँ। और नेक्स्ट हम लोगों के पास जो इसमें आता है मैक्स प्लेबैक स्पीड, ये हमारे पास है। ये काफ़ी अच्छा है हम लोगों के लिए। ये क्या करता है कि बताता है हमें कि लेट यू क्लाइंब द एनिमेशन प्लेबैक स्पीड बाय स्पेसिफाई अ वैल्यू विद द स्पीड कैन नॉट एक्सटीड। This is useful when working with scenes that have fluctuating level of heavy CPU activity, such as a scene with a complex particle effects.
हम लोग के पास बहुत सारे कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स हैं हम लोगों के पास में, या बहुत हैवी सीन है, और सीपीयू हम लोगों का बहुत ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, चीज़ें फ्लक्चुएट कर रही हैं, हो सकती हैं। तो यहाँ पे मैक्स प्लेबैक स्पीड हमारी काफ़ी यूज़ काम आती है। तो उस टाइम पे हमारे पास यहाँ पे रहता है फ्री ऑप्शन रहता है। तो फ्री के बारे में यहाँ पे जैसे कि बताया गया है कि स्पेसिफाई नो मैक्स प्लेबैक स्पीड, इस कोई मैक्सिमम प्लेबैक स्पीड नहीं होगी। और यहाँ पे अगर मैं 24 कर देता हूँ तो यहाँ पे है कि स्पेसिफाई दैट ओवरऑल प्लेबैक स्पीड ऑफ योर सीन एनिमेशन इज़ फास्ट एज पॉसिबल, कि आपका जो है वो एज फास्ट एज पॉसिबल वो हमें करके देगा। और अगर मैं यहाँ पे 24 FPS मल्टीप्लाई बाय 0.5 कर देता हूँ तो ये उतनी ही स्पीड को हमारा स्लो करेगा। स्पेसिफाइड दैट द ओवरऑल प्लेबैक स्पीड, जो हमारी प्लेबैक ओवरऑल स्पीड है, स्पेसिफाई ऑफ योर एनिमेशन सीन एनिमेशन इज फास्ट पॉसिबल बट इट डज नॉट एक्सीड 12 FPS। ये नेक्स्ट हम लोगों के पास रहता है मल्टीप्लाई बाय 2 वाला। तो इसके लिए जो दिया गया है वो है कि ट्वाइस 48 FPS। स्पेसिफाइड दैट द ओवरऑल प्लेबैक स्पीड ऑफ योर सीन एनिमेशन इज एज फास्ट पॉसिबल बट डज नॉट एक्सीड 48। तो इसको वो करके 48 तक कर देगा और एक्सीड 48 से ज़्यादा नहीं होगा। उसके बाद हम लोगों के पास यहाँ पे आता है लूपिंग। लूपिंग में हम लोगों के पास तीन चीज़ें हैं, वंस, एक्सक्लूड और कॉन्टिन्यूस। तो वंस क्या है कि स्पेसिफाई दैट द सेम स्पेसिफाई द सीन प्लेस वन एंड देन स्टॉप्स। तो आइए इसको करके देखते हैं, इसके क्या बताता है ये कि अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे मैंने अपनी एस की प्रेस की और मैं इसको यहाँ तक अपने ले आया 48 तक। मैं फ़िलहाल इसको की फ्रेम को डिलीट कर देता हूँ। तो ये मेरा एक छोटा सा एनिमेशन हमारी मेरी स्फीयर ये एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मेरा मूव कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि वंस, एक्सक्लूड और कॉन्टिन्यूस, ये तीन चीज़ें हैं। ये हमें यहाँ पे भी टाइम स्लाइड अपनी टाइमलाइन पे भी मेरे को यहाँ पे मिलती है प्लेबैक लूपिंग, राइट। तो अभी जैसे कि मैं यहाँ पे अपने प्लेबैक कंट्रोल में से अगर मैं यहाँ पे प्ले करूँ तो ये वंस पे है। जैसे कि यहाँ पे वंस पे है तो इसने बताया है यहाँ पे कि स्पेसिफाई द सीन प्ले वंस एंड देन स्टॉप्स, कि एक बार प्ले होगा और जाकर रुक जाएगा। और स्क्रीट में ये क्या रहेगा कि स्पेसिफाई दैट द सीन प्ले फॉरवर्ड एंड देन प्ले बैकवर्ड अंटिल यू स्टॉप प्लेबैक, यानी कि आगे जाएगा और वापस से पीछे आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसमें जाके यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं और यहाँ से भी आप अपना लूपिंग को चेंज कर सकते हैं। तो मैं जब चेंज कर दिया है तो ये एक बार आगे जाएगा, बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ये इस तरीके से रहेगा। और अगर मैं इसको कॉन्टीन्यूस में अगर डाल दूँ तो ये कॉन्टीन्यूसली एनिमेशन हमारा चलता रहेगा। जैसे कि कॉन्टीन्यूस के बारे में भी यहाँ पे बताया गया, स्पेसिफाई दैट द सीन प्ले फॉरवर्ड और बैकवर्ड एंड देन प्लेस बैकवर्ड और फॉरवर्ड अंटिल यू स्टॉप प्लेबैक, राइट। तो ये थी हमारी कुछ एनिमेशन की प्रेफरेंसेस, हमारी टाइम स्लाइडर्स की प्रेफरेंसेस और कुछ बेसिक हमारे एनिमेशन के कॉन्सेप्ट्स। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल, ये सेशन अच्छा लगा होगा। मैं फ्यूचर में और भी ट्यूटोरियल्स एनिमेशन से रिलेटेड अभी बनाने वाला हूँ। ये बहुत ही बेसिक था तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों को नहीं किया है, बट इन फ्यूचर जब भी मैं आगे बनाऊँगा तो उसमें हम प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे। लेकिन
कभी कभार कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हमें पहले सभी चीज़ों की अच्छे से नॉलेज हो जाए कि वो चीज़ें हैं क्या, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हो जाए। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो फिलहाल के लिए थैंक यू।